नमस्कार। मैं सुनील मिश्र बातों बातों में कार्यक्रम लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। 5:30 बज चुके हैं और लगभग 5 मिनट के अंदर ही शायद हमारे बीच में डॉक्टर कमला शंकर जी आ जाएंगी। हम उनका स्वागत करेंगे और उनसे एक लंबी बातचीत लगभग 1 घंटे की होगी। वो कुछ सुनाएंगे भी, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि उनसे कुछ हमें सुनने का अवसर मिले। वैभव, सुनीता जी, आप सभी, सुदर्शन, तुम लोग का आईडी ऐसा तुमने बना रखा है कि उससे सीधे नाम पकड़ में नहीं आता है। अच्छे हो ना सुदर्शन? अच्छा लगा तुम आज आ गए यहाँ पर, अब रोज आना। सुनीता जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुभ्रा जी नमस्ते। आज जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कमला शंकर जी, वो देश की जानी मानी गिटार वादिका हैं। एक पश्चिमी साज को किस तरह भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा में ढालकर उसको एक सुरीला अनुशासन देकर देश दुनिया के श्रोताओं में उन्होंने प्रस्तुत किया है। डॉक्टर कमला शंकर की एक बड़ी प्रतिष्ठा है कि वो जितना सुंदर वादन करती हैं उतनी ही गरिमा के साथ वे उपस्थित रहती हैं। अच्छा, कमला जी के रूपा जी के फ़ोन से हैं? अच्छा, मैं 1 मिनट। के जी भैया नमस्ते। अच्छा, आप हेलो, रूपा जी तो कमला जी की बहन है ना? मुझे लगा कि कमला जी उनके फ़ोन से ऑनलाइन हो रही हैं, उनके रिक्वेस्ट से मुझे ऐसा लगा। सुंदरलाल जी नमस्ते। पीता जी नमस्कार। नील जी नमस्कार। सुरुचि जी नमस्ते। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम 13वें क्रम पर हैं और मानसिंह जी नमस्कार, आप भी आज पधारे हैं। किसी दिन आपको भी इस कार्यक्रम का मेहमान होना है जल्दी, क्योंकि अभी हम शास्त्र में हैं। शास्त्र से लोक में जाने का एक अपना आकर्षण है और वो आकर्षण हमको है। हम चाहते हैं कि जल्दी ये सिलसिला शुरू हो। 2-4 दिन में ही हम मानसिंह जी से भी और सुंदरलाल जी से भी एक दिन मिलेंगे अपने सुनने वालों के बीच। इस बीच मैं इस प्रयास में हूँ कि शायद ये जो 5:30 बजे का समय है इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, 6:30 किया जाए। तो अभी फिलहाल तो लगभग 8 तारीख तक के कार्यक्रम इसी तरह 5:30 बजे रहेंगे, लेकिन 8-9 तारीख के बाद मैं प्रयास करूंगा कि हम 6:30 बजे मिला करें, 6:30 से 7, 7:30। ये लगभग समय हो चुका है कमला जी के आने का। तो कमला जी के बारे में बात कर रहा था कि वो किस तरह से उन्होंने गिटार को शास्त्रीय वाद्य के रूप में एक पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई और भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा के रागों के साथ उस साज को अपनी रचनाशीलता के साथ जो बर्ताव दिया है, जो हुनर दिया है, वो अपने आप में बड़ा प्रभावशाली है। मंच पर उनका वादन बहुत गरिमापूर्ण होता है और लगभग ऐसा लगता है कि वो किसी अनुभूति के गहरे समुद्र में, किसी चिंतन शोध के गहरे समुद्र में वो लगातार कुछ ढूंढ रही है। गिटार बजाते हुए लगातार ऐसा लगता है और जिस समय एक उठान शुरू होती है और उस समय उनके चेहरे की खुशी देखते बनती है, ऐसा लगता है कि कुछ प्राप्त हुआ है, अलौकिक अनुभूति जन्म, जो वो सब अपने श्रोताओं को प्रदान करना चाहती है। श्रोता इसीलिए उनके वादन को बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। अक्षय नमस्कार। निर्मल जी नमस्कार।
हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने अपने साज को शंकर गिटार की तरह परिचित कराया है। उसमें कुछ व्यंजनात्मक परिवर्तन के साथ, परिष्कार के साथ, जैसे विश्वमोहन भट्ट जी ने मोहन वीणा अपने नाम के साथ जोड़कर अपने साज को अपने वादन के अनुकूल बनाया, उसी तरह से। अब ये सारी चीजें, ये सब जो उनकी कला की और उनके वादन की, उनके वाद्य की जो रहस्यात्मकता है और जो कुछ दिलचस्प की बातें हैं, बहुत सारी वो स्वयं ही बताएंगी। हम उनसे उसी तरह सुनना चाहेंगे, वो सारी बातें कैसे, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, किस तरह से। एक तो ये भी है कि बनारस में रहते हुए बनारस घराने की संगीत परंपरा को वो किस तरह से अपनी कला में, अपने हुनर में लेकर आई। लंबे समय से उनके पिता वहाँ पर चिकित्सक हैं और उनकी बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। बहुत सारे बड़े कलाकारों की चिकित्सा वो करते रहे, तो उनको संगीत का एक वातावरण तो वहाँ पर मिला। अच्छा, आप कोचीन में हो, मैं समझा कि ये नंबर भी वही लिए होंगी आपने, चूंकि वीडियो से अटैच होना चाहा तो मुझे लगा कि कमला जी हैं। ये थोड़ा सा एक भ्रम हो गया। आपको 4G कनेक्शन कोचीन में आपके मोबाइल में होगा तो ठीक रहेगा। जो भारत संचार निगम की सेवा है वो कारगर नहीं है इसमें। कमला जी आ गई, मैं उनको अपने इस कार्यक्रम से जोड़ता हूँ बिना देर किए हुए। अनुराधा जी नमस्कार, रुचि जी, अभिजीत, नरेंद्र जी, आप सभी नमस्ते जी। नमस्ते। आपके आते ही नेटवर्क का डमरू घूमने लगा, ऐसा क्या हुआ? हेलो? आपको आज हेलो, हाँ, आवाज कुछ सुनाई दे रही है ना? आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन बिंब स्थिर है। आप अभी इसमें जब ऐसा लग रहा है कि फ्रीज हो गया है, और जो अच्छा। हाँ, एक सर्कल घूमता है ना नेटवर्क वाला, जी जी। वो थोड़ा सा अभी कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक नहीं है। अभी भी ठीक है? अच्छा। अभी ठीक नहीं है। आवाज आपकी बराबर आ रही है। आवाज ठीक है? हाँ, क्या हम दोबारा जुड़े डिस्कनेक्ट होके? दोबारा जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देती हूँ। हाँ जी। हाँ, एक बार फिर से। अ, बीना जी, अनुराधा जी, शर्वनी जी, सनी अरोरा, आप सब आ रहे हैं। मैं दोबारा से चाहता हूँ कि दोबारा वो उनकी ओर से एक बार अभी अभी पिक्चर क्लियर नहीं है? नहीं, आवाज तो आपकी बराबर आ रही, पर आपका मूवमेंट नहीं दिख रहा है। आप मेरे को देख हाँ, रहे हो मुझे मूवमेंट तो बात फिक्स करते हो हुए? रहा है। हम छोड़ देते, आप एक बार मिला लीजिए, शायद मुझे लगता है। नहीं, इस फोन के अलावा कोई दूसरा फोन हो सकता है जिससे जुड़ा जाए? ये मुझे लगता है वाईफाई काम नहीं कर रहा है ठीक से। ये भी हो सकता है, तो मैं मोबाइल डाटा ऑन करके करूँ क्या? हाँ हाँ, वो उससे करिए, 4G जी। वाले से। और वो आपके नाम से आएगा कि अन्य नाम से आएगा?
मोबाइल डाटा विजय शंकर के नाम से आएगा। हमारे कोई भी श्रोता आपको अभी देख नहीं पा रहे हैं उस तरह से। कोई दूसरा कनेक्शन हो या तो। हाँ, ये सब स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए स्क्रीन बिलर। हाँ, अभी अभी आप। हाँ, अब आप दिख रहे हो ठीक। अच्छा, हेलो। हाँ, अब अब दिख ठीक रहा है। है। अब ठीक है, ये कैसे हो गया हाँ, ठीक ठाक? वो मुझे लग रहा है कि क्या बोलते हैं इसको, वाईफाई गड़बड़ हो रहा है। हम्म। हमने वाईफाई से कनेक्ट किया था तो वो शायद हाँ उसको सपोर्ट नहीं किया। हाँ, अब इस समय आपकी आवाज आ रही है। और पिक्चर दिख रही है। पिक्चर भी दिख रही है। ये कोई मान सिंह जी ने कहा कि चित्र साफ नहीं दिखाई दे रहा, पर दिख रहा है। दिख रहा है पर मुझे भी अपना हाँ। मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप मुझे आधा देख पा रही है, अपने को भी देख पा रही हैं क्या? आधा पूरा साफ सुथरा? नहीं, अभी अपने देखिए को किसी ने कहा परफेक्ट। ये स्क्रॉल हुआ है परफेक्ट। मैं इस समझ समय रही दिख रहा हूँ। है। ये रितेश भी कह रहे हैं, अपने हमारे साथी हैं ऑफिस के। रितेश जी, भी कह रहे हैं कि ठीक है, ये इन्होंने अच्छी बात है, बस मेरी पिक्चर मुझे स्थिर दिखाई दे रही है। हाँ, हाँ हाँ, पर अभी तो मूवमेंट चल रहा है बिल्कुल। बस अच्छी बात है, आप लोग हाँ को दिख रहा है तो ठीक है। हाँ, एक अपन शुरुआत जी करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। और जी आपके आसपास कोई खिड़की दरवाजा हो तो उसको खोल दीजिए, तो थोड़ा सा जी, वेव आता है। इसको खोल देना, हाँ खोल देना। हाँ, जी। मैं आपका स्वागत करता हूँ दोबारा। हमने आपके आने के पहले यहाँ सारे जो मित्र यहाँ ज्वाइन होते रहे, हम्म। उन सबको ये बताया आपके बारे में जितना मैं जान पा रहा था। और जैसे अब मैं तो सीधे बोलता चला गया कि आप गिटार बजाती हैं, फिर किसी ने मुझे करेक्ट किया कि नहीं, उन्होंने अपने नाम के साथ गिटार साज का नाम जोड़ा है। आपकी बहन जी भी कह रही हैं कि अब क्लियर है, रूपा अच्छा, जी कोचिंग से। रुक, ये आपसे छोटी है कि बड़ी है? ये मुझसे छोटी है। हाँ, इन्होंने पहले विजुअल मांगा तो मुझे लगा कि आप इस फोन से विजुअल मांग रही अच्छा। हैं। ये भी एक कंफ्यूजन हुआ। जी। तो हम असल में जिज्ञासा यही है कि एक दक्षिण भारतीय परिवार को बिलोंग करते हुए बनारस में किस तरह आपका आना हुआ। आपके अभिभावक आए, माता पिता आए सबसे पहले, ये कब की बात रही होगी और उस समय आपकी उम्र क्या थी? मैं ये कहूंगी कि मेरे दादाजी डॉक्टर पी रंगस्वामी अय्यर जी, जी जी। वो बनारस में 1920 में ही आ गए थे। अच्छा अच्छा। 1920 में आ गए थे और उनके साथ दादी भी आ गई थी। हाँ और उन्होंने यहीं पर अपनी, डॉक्टर थे तो अपनी उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े होने के कारण उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी यहीं पे बनारस में दुर्गा घाट मोहल्ले पे शुरू की उन्होंने। अच्छा अच्छा। जी, तो मेरे ताऊ जी, बुआ जी, पापा, चाचा, सब लोगों का हम्म, जन्म बनारस में ही हुआ, सब बनारसी हैं खास। हाँ, 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 क्या बात। जी। और उसके साथ साथ फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल्स कॉलेज सब कुछ बनारस से ही उनका हुआ। तो ये लोग बनारसी के साथ साथ, बनारसी लैंग्वेज के साथ साथ ये लोग भोजपुरी और यहाँ की जो ठेठ भाषा है, इसमें काफी दक्षता इन्होंने हासिल की है सब लोगों ने। हाँ और हाँ गंगा गंगा तट में, गंगा के किनारे पैदा होने के कारण ये लोग सब अच्छे स्विमर्स भी रहे हैं, ये लोग अच्छे तैराक हाँ रहे हैं ये लोग। हाँ। हाँ 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 और फिर मेरी माँ बंगाल में रहती थी, मतलब मेरे नाना जी का परिवार आसनसोल बंगाल हाँ, में, तो जी, हम्म, बंगाल में उनका मतलब वो वहाँ पे सेटल थे। तो हम्म, मातृभाषा तमिल होने के बावजूद बांग्ला में भी माता जी और मौसी मामा जी, हम्म। तो इसकी वजह से हम लोग को फारसी और बांग्ला, ये सबसे हम लोग का बचपन से ही एक उसके प्रति रुझान था। हाँ हाँ और हमारा हमारा जन्म जरूर तंजौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, खाली जन्म मात्र के लिए मैं गई थी, हाँ दो हाँ महीने की थी, वापस आ गई। और फिर हाँ। यहीं पे सब कुछ पढ़ाई लिखाई और कॉलेज जाना सब कुछ इधर ही था। तंजावुर
दक्षिण में चेन्नई, तमिलनाडु से ही है ना ये तंजावुर, बिल्कुल जी। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत। मुझे कहीं से ये एक अस्फुट सी जानकारी है कि आपका परिवार, आपका कुटुंब जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की महान विदुषी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ रहा है। अभी उनकी हमने मतलब 105वां जन्म वर्ष अभी इस साल हमने मनाया है। 2016 में उनकी जन्म शताब्दी रही। तो ये बड़ी जानने की जिज्ञासा है कि उस परिवार से आपका, आपके कुटुंब का किस तरह का जुड़ाव रहा और आप किस तरह उनसे प्रभावित हुए। जी, ये एक बहुत ही मतलब खास कहानी है। डायरेक्ट हाँ उनके साथ ब्लड रिलेशन तो नहीं था, लेकिन आप समझते हैं उस जमाने में लोगों की जो मित्रता होती थी, हाँ हाँ भावनात्मक तरीके से बहुत गहरी और बहुत जुड़ाव रखते थे सब लोग एक दूसरे के प्रति। तो हाँ मेरे दादाजी रंगस्वामी जी दक्षिण भारतीय होने के नाते बनारस में काशीवास में वे रह रहे थे। तो उस हाँ दौरान एमएस जी के जो पतिदेव थे टी सदाशिवम जी, उनकी जी माता जी को यहाँ पे काशीवास में रहने के लिए रखा गया था। तो हाँ काशीवास में रहने के लिए उनको लगा कि डॉक्टर पी रंगस्वामी से ज्यादा उपयुक्त कोई नहीं है जो उन्हें अच्छे से, जो उनकी अच्छी देखभाल कर सकेगा। तो हाँ मेरे दादाजी के संरक्षण में वो यहाँ पे थी। और उस हम्म, जमाने में ट्रेन में आने में भी जो है 4 से 5 दिन लग जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस 2-3 साल वो रही, फिर उनकी मृत्यु हो गई। और हाँ टेलीग्राम दिया गया तो सदाशिवम दादाजी पहुंच नहीं पाए थे। तो उन्होंने वहीं से टेलीग्राम दिया मेरे दादाजी को कि आप ही जो अंतिम क्रियाकर्म वगैरह आप ही के द्वारा हो जाए तो बेहतर है। तो दादाजी के ही संरक्षकत्व में सब कुछ हुआ, उनकी अंतिम क्रियाएं वगैरह सब कुछ। तो क्या हुआ कि दादाजी को वो अपने बड़े भाई तुल्य मानते थे। और हाँ जब हाँ। तक वो दोनों जिंदा थे ये रिलेशनशिप इतनी गहरी थी कि बता नहीं सकती हूँ आपको। और वो पापा को बेटा जैसा मानते थे। ये वास्तव में हम कह सकते हैं कि उस दौर के, उस समय के संबंध जो है वो खून के रिश्तों से भी ज्यादा मायने रखते थे, महत्व रखते थे। और जो एक बार संबंध बन गया वो अटूट होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने बिल्कुल वाला। जी। और ये सचमुच एक बात है कि वो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की और एक बड़ी जो धरोहर है, संपदा है, उसकी एक महान विभूति के रूप में उनका आज भी मान सम्मान है। और निश्चित रूप से उनका उनका गायन, उनकी पर्सनालिटी, और मैं आज ऐसी जब मुझे इन सब चीज़ों को आपसे बात करने के पहले अपना भी कुछ थोड़ा छोटा मोटा होमवर्क कर रहा था, तो मुझे जी 1945 में मीरा फिल्म की भी याद आई जो उन्होंने की थी। एकदम। जी जी। तो ये सब मैं देख रहा था कि कितने सदियों पुरानी बातें हैं, लेकिन ये सब कितनी अलौकिक है और अनुभूतियों से भरी हैं। मैंने कुछ उनकी उसमें रचनाएं भी सुनी, वो यूट्यूब में वो फिल्म उपलब्ध है। बिल्कुल। मैं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये सब लोग क्या थे, एकदम देवता तुल्य। तो और सुनील आज जी, मतलब आपको मैं माफ कीजिएगा, तो ये मीरा की बात आपने जब की, तो पापा बता रहे थे कि 1942 से ही इस पिक्चर की तैयारी शुरू हो गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो एमएसजी अपने पूरे परिवार के साथ हाँ चित्तौड़ और वृंदावन, मथुरा और उदयपुर ये सब के लिए आना पड़ता था, तो बनारस के ही माध्यम से जाती थी। तो हाँ हाँ। बनारस में भी हमारे यहाँ पे भोसला मंदिर में रह के यहाँ की भी कुछ शूटिंग हुई। तो दादाजी इन लोग के साथ ही थे पूरे मीरा पिक्चर के दौरान। दादाजी इनके साथ ही साथ इस ग्रुप में गए थे। हम मतलब ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी हाँ मतलब युवा लड़की अगर 28 साल की उम्र में क्या इतनी महान फिल्म, इतनी महान प्रतिभा के साथ कर सकती। आज के समय में हम बच्चों को देखते हैं 28 साल की उम्र यूं ही हो जाती है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या रही होंगी। सत्य ये बात है। सब ये सब उस समय की शिक्षा, संस्कार और परिवेश को बिलोंग करते। तो बिल्कुल। यहाँ जब आपका जन्म हुआ तो आपने किस तरह से ये सोचा कि आपको संगीत के क्षेत्र में आना है, और ये कब तय हुआ कि गिटार ही बजाना है। तो ये भी बड़ी बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मेरी माँ भी गाना सीखी हुई है कर्नाटक संगीत पद्धति से, उन्होंने गाने की शिक्षा तालीम हासिल की हुई है। और पिताजी हाँ भी हाँ
डॉक्टर होने के बावजूद अ, बांसुरी, हारमोनियम ये सब बहुत शौक से बजाते रहे हैं वो। तो घर के अंदर हाँ हाँ म्यूजिक के प्रति लगाव रहा है। और मेरे हाँ हाँ मम्मी के मामा जी शेरुगलतुर श्यामा शास्त्री, आप कभी देखिएगा, इंटरनेट में उनके बारे में भी दिया हुआ है। तो वो हाँ हाँ। एमएस जी के साथ, एमएस सुब्बलक्ष्मी जी के साथ बहुत पिक्चरों में भी उन्होंने, मतलब खासकर तमिल पिक्चर में मीरा में काम किया है, जिसमें हम्म। उन्होंने वो क्या बोलते हैं कि उनमें गोस्वामी जी का रोल किया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जो गाना भी उस जमाने में जो गाता था वही रोल भी करता था, रोल करते हुए हाँ गाना गाना। हाँ। तो बिल्कुल। इस तरीके से तो एक खून में तो था ही। और सबसे पहले माता जी ने मुझे और मेरी बहन रूपा को हम्म सबसे पहले वोकल म्यूजिक की तालीम दी। 1-2 साल भजन सिखाए। मेरी अवस्था 6 साल की थी और हम्म रूपा की 4 साल की थी। तो हम दोनों को उन्होंने सबसे पहले वोकल म्यूजिक की शिक्षा दी 2 साल। हम्म। उसके बाद पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, बनारस घराने के गुरु हाँ जी हाँ। आते थे, उनके सानिध्य में हम लोगों ने 8 साल कंठ हम्म। संगीत की शिक्षा ली, क्लासिकल अच्छा। म्यूजिक की। हाँ हाँ जी। और 12 साल की अवस्था में मैं पहली, एकदम छोटी और कम उम्र में, उस समय में संगीत प्रभाकर और ये सब की बड़ी मतलब विशेषताएं होती थी। तो हाँ 12 साल में मैंने संगीत प्रभाकर वोकल म्यूजिक में किया उस समय में। और उसके बाद तभी देखा कि गिटार बनारस में काफी हद तक सब लोग बजाते थे। और हम्म मैंने देखा कि इस इंस्ट्रूमेंट के प्रति मुझे बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मुझे लगा कि ये इंस्ट्रूमेंट मुझे बजाना चाहिए। हम्म। तो मैंने मम्मी पापा से बोला और उन्होंने बोला बेटा चलो इंस्ट्रूमेंट खरीद देते हैं। तो उस जमाने में अच्छा गिटार लेने के लिए कलकत्ता ही जाना पड़ता था, गिफ्टन कंपनी का। तो हम्म। पिताजी बराबर मेरे साथ जाते थे। तो गिफ्टन कंपनी का गिटार ले आए, फिर हम लोगों ने उसको सीखा। तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर शिवनाथ भट्टाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त की बनारस में। हम्म। जी। ये वो वातावरण था जब देश के बहुत गुणी संगीतज्ञ बनारस में रहते थे और जी। बड़े बड़े नाम। तो आपको ऐसे किन किन लोगों से मिलने का अवसर होता था और क्या कुछ आपके अनुभव रहे, ये जो बड़े जी। नाम जो आज हम जिनको इस प्रतिशेष समझते हैं, चाहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो, चाहे पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र हो, तो ऐसे कोई गुणी गायक या कलाकार या वादक किसी को लेकर आपकी कोई स्मृतियां हो तो जरूर बताइए। जी बिल्कुल। मैं इसके लिए अपने आप को बहुत भाग्यवान मानती हूँ कि पिताजी चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हुए रहे हैं हम्म और उनको इतने सारे संगीतज्ञों की, ये जितने विद्वान लोग हैं इन सब की सेवा करने का उनको मौका मिला। और उनकी वजह से हमें इन सब दिग्गजों का स्नेह और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। इसके हम्म। लिए मैं नाम लेना चाहूंगी पंडित किशन महाराज जी, पंडित हम्म। गोदई महाराज जी, जी पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र जी, जी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जी। तो ये लोग सब लोग के मतलब पापा की चिकित्सा पद्धति की वजह से इनका आना जाना होता था। और फिर जब हम्म हम लोग ने गाना बजाना शुरू किया तो इन लोगों से मुलाकात हुई, इन लोग से बहुत आशीर्वाद मिला। फिर जब मैं गिटार बजाना शुरू की तो समय समय पे ये लोग सब लोग मुझसे मिलते थे। और कई बार पंडित गोदई महाराज जी ने यहाँ तक आज, बिटिया हम तुम्हारे साथ बजाएंगे। तो मैं इतना डर जाती थी कि इतने बड़े कलाकार, मैं तो अभी छोटी हूँ, बजाना शुरू किया है, ये तो हो नहीं सकता है। बोले नहीं बेटा बिल्कुल डरना नहीं, बजाऊंगा ना, तुम देखो कैसा होता है। तो ऐसे इतना हम्म। मतलब हौसला अफजाई करते थे। तो ये सब भूल हाँ। नहीं सकती हूँ। उसी तरह अप्पा और जी, हाँ। हाँ उनका भी बहुत, उनका उनकी मातृत्व, उनका स्नेह इतना प्राप्त हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर अब हम्म। मैं एक वाकया जरूर बताना चाहूंगी इससे रिगार्ड। हाँ हाँ, अच्छा लगेगा उसको पता। जी। एक बार विंध्याचल में प्रोग्राम था, विंध्याचल संगीत समारोह होता था। हाँ ये हाँ मैं आपको बताती हूँ, 81-82 की बात है, 81 हाँ 82 की बात है। हाँ। तो हमें बजाना था, तो गिटार बजाने के लिए हम यहाँ से निकले। तो मिर्जापुर तो पहुंचे, कुछ कलाकारों की टीम आई थी तो उनके साथ मैं भी बैठ गई। तो हाँ। वो जो रास्ता था बड़ा कठिन था, और जो गाड़ी, जो वाहन का इस्तेमाल किया गया था वो सही नहीं था और आदत थी नहीं। तो उल्टी करते हम्म। हुए पहुंची मैं। तो वहां पहुंची और रात को प्रोग्राम हुआ, अच्छा हो गया। फिर सवेरे मुझे निकलना था तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि इन लोगों के साथ निकलूंगी इस तरह से वाहन में तो ठीक नहीं होगा। तो हाँ हाँ। अप्पा जी तक बात पहुंच गई। बोली बिटिया तू हम्म चिंता मत करो, हम है ना।
तुमको तुम्हारे पापा के पास पहुंचाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। वो मुझे अपने साथ प्यार से एम्बेसडर गाड़ी में बैठा के, हमारे सर हम्म। पे हाथ फेरते हुए, हम लोग को पानी वानी पिला के, नाश्ता वाश्ता करा के, और अपने पास बैठा के वो 2 घंटे में इतने प्यार से उन्होंने हमें पहुंचाया अपने घर तक कि तुम अब आराम से जाओ। तो मैं ये भूल नहीं पाती हूँ, उनका स्नेह, उनकी ममता, ये बहुत बड़ी बात है। ये जितने बड़े कलाकार होते हैं उतना ही बड़ा उनका मन भी होता है, और इसीलिए वो अपने इतने अच्छे व्यवहार से हमेशा हमको याद रह जाते हैं। बनारस में संगीत की इतनी बड़ी फसल कहने, पीढ़ी दर पीढ़ी इतने सारे कलाकार आते जाते हैं, होते जाते हैं, इसकी क्या वजह लगती है आपको? अपनी ओर से आप क्या सोचते हैं कि इस शहर की अपनी जो एक अ, प्राकृतिक और नैसर्गिक संपदा है, क्या गुण है इसमें ऐसा? मुझे तो लगती है कि मुझे जो बात ज्यादा प्रभावित करती है, मुझे लगता है कि यहाँ की मिट्टी अपने आप में अलौकिक है जी। और काफी मिस्टीरियस है। आप देश विदेश कहीं भी घूम के आएंगे, पर मुझे तो खासकर लगता है कि मैं बनारस कभी छोड़ नहीं पाऊंगी। हाँ, बाहर हाँ। मुझे जाने की इच्छा नहीं होती है। यहाँ के रूट्स, यहाँ की जो एक खुशबू है, गंगा का तट, और खासकर आध्यात्मिक, यहाँ के अंदर कण कण में वो आध्यात्मिकता व्याप्त है, वो बहुत हाँ। ज्यादा खींचती है, बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। हम्म। और कितने सारे हमारे साधु संत हाँ, बनारस के लोग हैं सब, और हमारे संगीतज्ञ पंडित रविशंकर जी, मतलब असंख्यों लोग हैं, आप जानते हैं, नाम गिनाना हाँ। मुश्किल है। हाँ। तो ये धरती पवित्र सी हो गई है। एक ये भी बात है कि बनारस में रहते हुए, जैसे मुझे 2 एक बार आने जाने का मौका मिला, बनारस में रहते हुए वहाँ क्या है कि हर पहर जो है बड़ी खूबसूरत होती है, चाहे आप सुबह रहो, चाहे शाम रहो, चाहे दोपहर हो, हर पहर में कुछ ना कुछ सौंदर्य है। और क्या खासतौर बात से है। अगर आप गंगा जी के किनारे खड़े हो गए, तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितना समय आप व्यतीत कर सकते हो वहाँ पर, अपने आप से बात करते हुए, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हुए। वहाँ के बिल्कुल। गंगा जी के पानी में कुछ गुण है, इसीलिए जो मतलब हर आदमी क्यों ना चाहे कि वो अपनी मुक्ति, अगर वो आध्यात्मिक है, उसका ईश्वरीय शक्ति से कुछ सरोकार है, तो वो अपनी मुक्ति उसी जगह पर चाहता है। दुनिया में वो घूम लेगा, लेकिन चाहे कि अंतिम अवस्था उसकी वहां पर व्यतीत हो। ये उस शहर की अपनी है। और फिर बाकी जो वहाँ का जो रस है, मतलब बनारस में जो रस है वो सब आपको, और वहां पर क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं बनारस की? बनारस की सबसे बड़ी बात जो आपने पहले बताई कि एक तो आध्यात्मिकता है, और यहाँ के संगीत से जुड़ी, और यहाँ के वातावरण में वो खुशबू है। और दूसरी बात, यहाँ के जो म्यूजिशियंस हैं, संगीतज्ञ, बड़े हाँ, सहज और बहुत प्रेमी हृदय के हैं। हाँ। हाँ, आपको मैं बताऊंगी, चाहे अप्पा जी रही हो, चाहे पंडित किशन महाराज जी रहे हो, चाहे गोदई महाराज जी रहे हो, हाँ। ये हाँ। सब इतने परम आदरणीय लोग। आप अगर इनसे मिलने जाएंगे तो वो आपको इतने प्यार से अपने पास बैठाते थे, और आपको बिना खिलाए पिलाए जाने देते नहीं थे। पहली बात, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं, आप कभी भी जा सकते थे, उतना ही प्रेम से बात करते थे। पर अगर हम्म। आप बड़े शहर में रहेंगे, आपको शायद 3-4 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कलाकार से मिल बहुत बड़े कलाकार से मिलने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो है। तो जरा सा भी इतनी सहजावस्था मैंने तो कहीं नहीं देखी। इतना प्रेम होता है, मतलब इतनी अच्छी स्मृतियां हैं कि मुझे लगता है इतने बड़े लोग, और वो इतने सहज और इतने प्रेमी हृदय के थे, कितना स्नेह लुटाते थे। बनारस की सड़कों को लेके, गलियों को लेके, हर एक को लेके कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। लोग उसकी व्याख्या जब अपने ढंग से करते हैं तो कमाल होता है। ऐसे कुछ सौंदर्य जो है मंदिरों का है। जी, बनारस से कुछ मंदिरों की भी बात कीजिए आप, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। कौन से मंदिर आपको प्रिय है वहां पर? मैं आपको बताऊंगी, यहाँ का जो दुर्गा मंदिर है वो मुझे बहुत प्रिय है। और जी। नेचुरली हाँ। श्री संकट मोचन जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। पर उस उनका एक और रूप है तुलसी घाट में, जो बाल बाल रूप में संकट मोचन स्थित है। वो इतना खूबसूरत है कि आप सोच नहीं सकते। आम जनता नहीं जाती वहां पे, पर अच्छा, यदा अच्छा। कदा कभी कभी आपको अवसर मिले तो आप अवश्य जाइएगा। इतना सुंदर है कि बता नहीं सकती हूँ। और उसी प्रकार पांडे हवेली में एक शव शिवा काली मंदिर है। वो शव शिवा काली मंदिर में क्या है कि आधे में शिवलिंग है और आधे में माँ काली हैं।
इतनी भव्य मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति है पर क्या भव्य मूर्ति है, बता नहीं सकती, बहुत सुंदर। और वहाँ उस शहर में विद्वानों की जो परंपरा है, संस्कृत के मूलधन आचार्य वहां पर रहते हैं, गजब। विश्व। हमारे तो दक्षिणात्य पद्धति के बहुत सारे लोग, हनुमान घाट एक इलाका है जहाँ पे सभी हाँ आपके दक्षिण भारतीय गुणीजन विद्वान रहते हैं। हाँ संस्कृत के हाँ सब एक से एक प्रकांड विद्वान लोग वहाँ पे हैं उधर। हाँ और हाँ। घंट पाटीगल जी हैं, शास्त्री जी हैं, तो उनका वहाँ पे मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा सब चलती है। बनारस में तो खैर मुमुक्षु भवन, बहुत सारी मतलब तमाम ऐसी संस्थाएं जो संस्कृत में संस्कृत सिखाना, बात करना, जुड़े रहना, इसकी अपनी एक विशाल प्रबुद्ध परंपरा रही है। अच्छा, आपने अपने साज में जो कुछ मौलिक परिवर्तन करके उसको अपने अनुकूल बनाया, वो किस्सा क्या है? जी, सामान्यतः गिटार जो है 6 तार का वाद्य होता है। हाँ। हाँ, तो इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुरूप ढालने के लिए मैंने इसमें हम्म, कुछ परिवर्तन किए हाँ और इसमें मुख्य 4 तार रखे और हाँ। इसमें 3 या 4 चिकारी के हम्म, तार जोड़ा, मैंने जोड़ा। और उसके बाद उसके नीचे 11 तरप की तार, तरप की तार यानी कि सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स, जो कि बहुत देर तक वातावरण में, जो मेन स्ट्रिंग्स में अगर हम बजाते हैं तो उन स्वरों को बहुत देर तक वातावरण में वो उसको दिखाता हम्म, रहता है। जैसे हाँ हाँ। गायन हम लोग करते हैं, गाते हैं तो बहुत दूर तक हमारी आवाज थोड़ी देर तक जाती है, तो जाति। उस जी, तो उस चीज को कायम रखने के लिए ये सिंपैथेटिक नोट्स की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये हम्म, परिवर्तन किया हमने। और सबसे बड़ी बात आती है इसमें टोनल क्वालिटी की। हम्म, टोनल क्वालिटी, क्योंकि मैं उस्ताद विलायत खान साहब की सितार की ध्वनि से बहुत प्रभावित थी पहले से ही। हम्म, तो करीब मेरे अंदर 1990 के बाद से मेरे अंदर ये सोच चलती थी कि तब तक मैं 6 तार का गिटार ही बजा रही थी, हाँ हाँ। कि कुछ मेरे गिटार की ऐसी टोनल क्वालिटी हो जिससे कि, जो कि मेरा ड्रीम साउंड था और हम्म, जिससे कि मेरे मन को खुशी मिले। बहुत साल तक, 10-12 साल तक मैंने काफी कोशिश की, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मेकर से मिली और उन लोगों से अपनी बातें बताई। उन लोगों ने भी कुछ गिटार बना के दिया, पर कहीं ना कहीं से हम्म, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया। बाद में 2001 के आसपास में रिकी राम एंड सन्स के हम्म, अ, खास वाद्य निर्माता पंडित बिशनदास शर्मा जी से मिली हम्म, और उनको मैंने अपनी बात बताई, अपनी सोच बताई। तो उन्होंने कहा हम्म, बेटा मैं कोशिश करता हूँ, और हाँ उन्होंने हाँ बना करके मुझे ये गिटार दिया। और उस हाँ। समय इसमें सितार की खूंटियां लगी थी और कुछ टोनल क्वालिटी में कुछ कुछ चीज थी। तभी मुझे लगा कि मैं उस साउंड के नजदीक तो पहुंची हूँ, पर थोड़ी सी और इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स और बचे थे। फिर दूसरा शंकर गिटार 2005 में आया, तब जाके लगा कि हाँ, इसकी जो ध्वनि जो थी संरचना, वो बहुत मतलब बिल्कुल मैंने जो सोच रखा था उसी के अनुरूप मुझे ये इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुआ है। तो मैं इसके लिए अजय शर्मा जी के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन लोगों ने इतना सुंदर साज हमारे लिए बना के दिया। उन्हीं के बेटे, बिशन दास शर्मा जी के बेटे श्री वही अजय जहाँ शर्मा जी। आपने कलकत्ता का बताया, जहाँ से लेकर आते थे आप। कलकत्ता, वो तो गिप्टन गिप्टन कंपनी वगैरह जो है आपका नॉर्मल गिटार बनाती है, जो हाँ हाँ। नॉर्मल 6 तार के गिटार होते हैं, तो और अभी ये जो भी। ये परिवारजन जो हुआ, ये किन्होंने किया? ये बनारस में रहते हैं? नहीं नहीं, ये दिल्ली में रिखी राम दिल्ली एंड में? सन्स। हाँ, अच्छा अच्छा। दिल्ली में ये भी बड़ा इंस्ट्रूमेंट का एक केंद्र बड़ा है ये। हाँ, इनके पास बड़े बड़े लोगों ने बनाया है। पंडित रविशंकर जी ने, उस्ताद विलायत हाँ खान साहब, उस्ताद अमजद, हाँ मतलब हाँ ये लोग सब बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने उनसे बनाया। और वो खुद भी बहुत बड़े साधक थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट मेकर की लिस्ट में एकदम सबसे ऊपर उनका नंबर आता है। हाँ। उनको बहुत ही गुणी। वो भी बड़े कलाकारी कहे जाएंगे, जो आप सबकी कामना के अनुरूप, या जब तक आप लोग परफेक्ट ना महसूस करें तब तक उस चीज को करते रहेंगे या करके देंगे। क्या हमेशा बात है। ये बात जी। आती है, क्रिएटिविटी में एक होता है हमेशा। तो ये फिर एक सिलसिला शुरू हुआ आपका परफॉर्मिंग का। जी, तो पहला परफॉर्मेंस कहाँ हुआ था? पहला परफॉर्मेंस जब मैंने 12वें साल पे जब सीखा, गिटार बजाना शुरू किया,
उसके 1 साल के बाद मतलब मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ यहाँ के कृष्ण मंदिर, जो कि गंगा महल घाट में स्थित है, राधा कृष्ण हम्म। का मंदिर। तो वहां पे मेरा अच्छा पहला प्रोग्राम हुआ। अच्छा अच्छा, वाह। जी। और छोटी मंदिर में वादन तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्चना है। और उस समय अवस्था छोटी थी और मैं बुरी तरह घबरा रही थी। हाथ पैर मेरे हम्म, ठंडे हो गए थे। तो पिताजी मेरे साथ थे हम्म, और मैंने कहा, पापा हाथ एकदम ठंडा हो रहा है, मैं कैसे बजाऊंगी? बोले, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम मेरा हम्म, हाथ पकड़ लो 2 मिनट के लिए, फिर बजाना। और सोचना कि क्योंकि तुमको ये तुम्हारा पहला ये तुम्हारी शुरुआत है, आगे तुमको ऐसे ही जन समूहों से पाला पड़ेगा, तो तुम ऐसे डरोगी तो कैसे काम चलेगा? हम्म। उनके आशीर्वचन मुझे आज भी याद है। तो धीरे 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 धीरे, जैसे होता ना, स्टेप बाय स्टेप करते करते जो भी कुछ हूँ आज हूँ। ये एक बड़ी सुंदर बात है। देखिए, 3-4 दिन पहले हम सुनंदा शर्मा जी से बात कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि उनके पिताजी का बड़ा योगदान है उनके कलाकार बनने में। आपने भी वो बात की। और किसी समय जब अप्पा जी से मेरे एक लंबी बातचीत हुई थी 7-8 साल पहले, तो उन्होंने भी बताया था कि पिताजी का बहुत बड़ा योगदान, मतलब पिताजी थे जो चाहते थे कि मैं कलाकार बनूं, और उसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। और आपको भी उनका एक वरद हस्त अपने पिताजी का प्राप्त है, और जो मरीजों की भी नब्ज थामते हैं और आपकी भी नब्ज को जानते हैं कि वो क्या क्या चाहती है। तो पिताजी चिकित्सक के रूप में, मतलब आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं ना? आयुर्वेद नहीं, उस जमाने में एबीएमएस था। एबीएमएस मतलब एलोपैथ विद हम्म, आयुर्वेद। उसमें आयुर्वेद, अच्छा पिताजी ने अच्छा। किया, हाँ, एबीएमएस वो पिताजी ने किया हुआ है। हाँ और हाँ। और उनकी ये विशेषता रही कि कभी भी उन्होंने कहते ना कि उन्होंने निशुल्क परामर्श चिकित्सा दी है। कभी परामर्श परामर्श की फीस कभी नहीं ली उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। कंसल्टेशन फीस कभी नहीं लिया उन्होंने। वो तो एक तरह से, अब आप बता रहे हो ना कि जिस तरह से वो पूरा परिवार 1920 में आके बस गया था, तो वो तो एक तरह से बनारस के प्रतिनिधि कहलाए जी। 20वीं शताब्दी में के आरंभ में जो आ गए थे। और ये जी। लगातार, लगभग अब ये इस समय अगर 2020 चल रहा है, तो आप 100 साल हो। सोचोगे 100 साल हो गए। तो 100 साल में एक शहर में समरस हो जाना स्वाभाविक है, और बहुत अच्छे से स्वाभाविक है। आपकी आपकी भी भाषा बोली से बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है। इतनी अच्छी हिंदी है। और फिर अब वो भाषा, खैर हमने बोलते हुए आपको कभी सुना नहीं, बनारस वाली जो आप बोलती होंगी अपने घर परिवार में। वो लेकिन कभी कभी जैसे हमारे यहाँ जो आते हैं और खास बनारसी लोग जो आते हैं, तो कभी कभी बोलने का मौका मिल जाता है। हाँ हाँ, पर उसमें अभ्यास, पकड़ बहुत अच्छी होगी आपकी निश्चित रूप से। हाँ, थोड़ी। पिताजी की तो बहुत जबरदस्त है, खूब अच्छा बोलते हैं, मस्त एकदम। कुछ यादगार संगीत सभाओं के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे जो देश में विदेश में हुई हो? एक दो सभाओं जी। का जिक्र। जी बिल्कुल। मैं इसके लिए सबसे पहले 1995 में हाँ स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट हुआ था, पुट्टपर्ती, यानी कि साईं बाबा के 75वें जन्म दिवस पर। सत्य साई बाबा जी। हाँ, सत्य साईं बाबा का। तो उसमें क्या, लाखों लाखों के संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। हाँ। लाखों लाखों, मतलब पूरा हम्म, मैदान भरा रह सकता था और आपका प्रोग्राम होना तो उसमें ऐसा हुआ कि चलिए, समुदाय या लोगों की उपस्थिति तो समझ में आती है, पर उसमें बड़े बड़े कलाकार आपके सामने विद्यमान हो तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। हाँ और उसमें कौन कौन थे मैं आपको बताती हूँ। पंडित भीमसेन जोशी जी, हाँ भारत रत्न श्रीमती एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी, उस्ताद हाँ अमजद अली खान साहब, बेगम परवीन सुल्ताना जी, और हाँ बाल मुरली कृष्णा जी। मतलब ऐसे तमाम इतनी हस्तियां मौजूद थी कि मुझे लगा कि उफ, इनके सामने बजाना है। इतने सब सामने बैठे हैं, सत्य साई बाबा। और तो इतना चेहरा इतना टेंशन में आ गया था, भगवान का स्मरण करके जो मैंने बजाया कि प्रभु, हाथ पहले तो हाथ कांपा, लेकिन फिर रुक गया। हाँ खूब हाँ। प्रार्थना करके बजाया मैंने। पर जैसे ही बजाने के बाद उठी हूँ, सब लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया। और खासकर जब गिटार में मैंने उस समय यमन बजाया था, हाँ हाँ। तो जैसे ही ऊपर का नोट लगाया तार सप्तक का, जैसे ही पंचम मैंने छुआ तान के रूप में, तो उस्ताद अमजद अली खान खान साहब के मुंह से बिल्कुल वाह, उन्होंने ऑडियंस से वाह बोला।
वो वीडियो आज भी मेरे पास है। तो वो सब एक आशीर्वचन है, उससे एकदम से अंदर से रोमांच का अनुभव हुआ कि प्रभु तुमने मेरी लाज रखी कि शायद इतने बड़े कलाकारों को भी अगर मेरी कोई चीज पसंद आए तो ये मेरा भाग्य है। और वो आने के बाद फिर स्टेज से उतरने के बाद पंडित भीमसेन जोशी जी ने बोला कि बेटिया अगले साल तुम सवाई गंधर्व में बजाने के लिए आ रही हो। क्या बात। और तुरंत एक 96 में मैंने आशीर्वाद आपको बजाया। मिला। जी। हाँ, वाह वाह। ये आप तो देखिए, आप आपके सब मित्र लोग इसमें स्क्रॉल हो रहे हैं, रूपा जी, जी आपको बराबर आपकी दाद दे रही हैं। मेरी बहनें लगी हुई हैं वो संगीत से जुड़ी हैं वो, तो उनके अंदर भी वही भावनाएं हैं। जी। तो हम सबको कुछ सुना दीजिए फिर। ठीक है। तो मैं सोचती हूँ अभी बजाने के लिए मुझे ईयरफोन्स हटाना पड़ेगा, चलेगा ना? हाँ चलेगा, अभी हम हाँ बिल्कुल, लगभग हाँ। 5 मिनट करीब। आप जी। 5 मिनट की कोई प्रस्तुति आप कर दीजिए। हाँ, तो ये खाली हटा दे, इसको भी हटाना पड़ेगा हाँ ऊपर से भी शायद। जी। यहाँ से आवाज है, इसको हटा दीजिए। जी। मैं अपने थोड़ा सा साथी मित्रों से जी, मैं राग अपने साथी केदार मित्र राग केदार सुनाई दे रहा। मैं हाँ, मैं अपने साथी मित्रों से कह रहा था कि जिस समय वो बजाना शुरू करती हैं उस समय उनके चेहरे की गंभीरता को आप देखिए, ऐसा लगता है कोई गोताखोर एकदम अंदर चला गया है। तो मैं राग केदार प्रस्तुत कर रही हूँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ी सी रचना छोड़। जी बिल्कुल। हाँ सु, सुन, सु, सुनंदा शर्मा जी ज्वाइन हुई हैं। अच्छा, मेरी तरफ से नमस्कार उनको, जी जी। और जितने भी अन्य लोग हैं जो भी ज्वाइन हुए उनको भी नमस्कार बोलती हूँ। और सुनील जी, जी आपके प्रति तो आभार व्यक्त ही नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिएगा, आपने नहीं ये मत मौका कीजिए दिया। फिर। जब तक ना कहेंगे तभी तक ठीक है।
वक्त में। इसको रूपा लगा जी ने ले। टाइप रूपा जी ने टाइप किया है, कान्हा रे नंद नंद नंदन। नंदना। खूबसूरत बंदिश। इसको लगा दो मेमो। हाँ, जी तो आपके अपने बहुत सारे लोग इस समय जी अ, उपस्थित हैं। इधर भोपाल मध्य प्रदेश से भी, दिल्ली से भी, बम्बई से भी काफी लोग। गायिका हैं डॉक्टर सुरुचि मोहता बम्बई से, वो देख रही हैं। सुनंदा जी जी दिल्ली से, हिमाचल से। सुनंदा जी इस समय अपनी माँ के यहाँ हैं। वो जी मैंने घूमने गई थी और खुशी खुशी फंस गई वहां जाके। उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ। तो वाह। हाँ हाँ हिमाचली व्यंजन का आनंद ले रही है और गा रही है बढ़िया प्राकृतिक वाह, छटाओं में। क्या बात है। ये बताइए। एक बड़ा सौभाग्य है आप सबका। देखिए, अभी आपने बजाने के पहले कहा था, तो हमारा तो बिल्कुल भी शुक्रिया या आभार कहने की कभी जरूरत नहीं है, बल्कि आप हमेशा यही अपनापन और यही मित्रता जो है, ये हमारी बड़ी अनमोल निधि है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस कार्यक्रम को गरिमा देने का काम आपने आकर किया, सुनंदा जी ने आकर किया, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा है। ये नहीं सुनील जी, पर आपकी जो सहृदयता है और आपकी जो संवेदनशीलता है, उसकी भी अगर चर्चा ना की जाए तो बात अधूरी हो जाती है। क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, आप कभी भी बाहर से कभी दिखाते नहीं है, लेकिन आपकी जो जेनरोसिटी है वो हम लोग जानते हैं। जो भी कलाकार है, सुनंदा जी भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। और आपने हर कलाकार को हमेशा से उनके प्रति ध्यान दिया है, हर एक को अवसर दिया है। मध्य प्रदेश में कितने सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आपने हर एक को यथोचित मान सम्मान, चाहे छोटे बड़े कलाकार, हर एक को बहुत प्यार से आपने बुलाया और उनके लिए हमेशा किया है। अच्छा, ये तो सौभाग्य की बात कहता हूँ मैं। जैसे संस्कृति विभाग की नौकरी को सचमुच में अपना भाग्य मानता हूँ, और इस बहाने ही तो आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला हमको। हमेशा हम वही बता रहे हैं कि अगर वक्त पड़ा तो छन्नूलाल मिश्र जी की चप्पल उठाने में भी अच्छा लगा, लेकिन ऐसे किसी की चप्पल जूते का भी नहीं उठा सकते। ये भाग्य की बात है कि इस तरह के रत्न हमारे देश में है। आप सब साधक लोग हो जो आम आदमी से अलग हटके एक बड़ा काम कर रहे हैं। इस देश में संस्कृति जो है वो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। चाहे वो कला हो, गायन वादन हो, नृत्य हो, नाटक हो, इवन जी सिनेमा हो, जिससे मेरा बड़ा लगाव है, तो वो सब मैं मानता हूँ हमेशा। तो ये भी जैसे सुनंदा जी लिख रही हैं, खूब विनम्र। वो खुद कितनी विनम्र है, ये भी नहीं, उन्होंने आपके लिए लिखा है तो बहुत सही लिखा है, क्योंकि आप तो हम सबके बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी तो लिखना और बताना चाहिए। बहुत विनम्र हैं और आप बहुत ही, ये मुझे मालूम है ना कि कितने लोगों के लिए जैसे प्रोग्राम के दौरान या कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कलाकारों के साथ, और आपने हमेशा आगे खड़े होकर के उनको बहुत सारी चीजें आपने उनके लिए की, मुझे मालूम है। वो सब जिम्मेदारियां हैं। और जो किसी भी ड्यूटी पे रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को ना निभाए, तो उससे बड़ा तो भ्रष्ट कौन होगा फिर। तो वही है कि बिना भाव से अपना काम करते हैं। तो ये है कि अभी आप सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा। कुछ विदेश यात्रा के संस्मरण भी आप ताजा कीजिएगा। मैं एक मिनट देख रहा हूँ, हमारे पास समय जी लगभग अभी 9 मिनट है, जी तो 7-8 मिनट हम लोग बढ़िया बात कर सकते हैं। बिल्कुल। विदेश यात्रा आपकी कौन सी यादगार रही, कब कैसे जाने का मौका मिला? जी, तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी कि 92 में, हाँ, पहली। 92 में मैं अमेरिका की यात्रा मेरी हुई थी। हाँ हाँ हाँ, तो उसका क्या था, तब उस वक्त मैंने वोकल म्यूजिक में, मंच कला संकाय में, मास्टर ऑफ हाँ म्यूजिक में, एमयूज में मैंने उस वक्त एडमिशन लिया था। जी और उस वक्त ये अमेरिका यात्रा का प्रावधान आ गया, तो मैंने बहुत जी ही सहज रूप से पिताजी को बोला कि पापा इसमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि एग्जाम है, मैं एग्जाम दूंगी।
तो पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा ये जो मौका है बार बार नहीं आता है, हम्म, एग्जाम तो तुम बाद में भी दे सकती हो, पर ये जो मौका आया है तुमको जाने के लिए, तुमको वहां जाना चाहिए। तो बड़े ही बेमन से मैंने जाने के लिए मन बनाया, अंदर से मन ही नहीं था। पिताजी हम्म, ने मुझे इतना फोर्स किया, तब जाके मैंने अपने आप को उसके उपयुक्त बनाया। फिर मैंने अमेरिका की यात्रा पर, प्रवास पे मैंने अपना वो जाना निश्चित किया। वो ऐसा था हम्म, कि ये रोटरी इंटरनेशनल ग्रुप जो है, जी जी। वो उसमें एक कल्चरल एसोसिएशन, कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो उस कल्चरल हाँ के लिए उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स का उन्होंने चुनाव किया था, जिसमें कि मैं भी थी। तो यहाँ से हाँ। पूरी टीम गई थी, 6 लोगों की। उसमें हम्म, 2 डॉक्टर्स और 2 कलाकार ऐसे करके। तो पूरा हम्म, ये 2 महीने का पूरा टूर था। अमेरिका, फिर उसके बाद आपका लंदन, ये होते हुए वापस फिर इंडिया हम्म, पहुंचना। तो वहां पे कम से कम 6 अलग अलग सिटीज में, टेक्सास में हम लोग गए थे, जिसमें सैन एंटोनियो, सैन मार्कस, हम्म, ह्यूस्टन, डलस, ये सब जगह हम लोग वहां पे गए। और हम सब लोगों ने अपने अपने मतलब अपनी अपनी कला का हम लोगों ने वहां पे दिखाया। फिर लास्ट में हम लोग हमेशा अपने राष्ट्रगान द्वारा हम लोग उसको उसका समापन करते थे और वापस हाँ आते हाँ थे। ऐसा बड़ा हाँ अच्छा हाँ। लगता था। पर क्या हुआ कि उस जमाने में भी, अब कहीं भी आप जाइए वहां पे उबला खाना मिलता है। हम्म, उबला खाना मिलता है, और नॉन वेजिटेरियन की परंपरा बहुत ज्यादा है उधर रही। जी जी। और हम लोग वेजिटेरियन जो लोग हैं, उनके लिए खासी परेशानी, और अपने आप खाना बनाने का अवसर मिलता नहीं था। तो उस 2 महीने में मैं 15 किलो घटा के वापस आई हूँ। अच्छा अच्छा। बजाना गाना, और बिल्कुल एकदम से जैसे कहते हैं ना, सीख नुमा में आई। तो पापा मम्मी पहचान ही नहीं पाए थे कि ये इतनी दुबली कैसे हो गई है, खाना नहीं मिल रहा अरे। था शायद इसको। तो वो प्रोग्राम तो सब अच्छे हुए। और बहुत, सबसे बड़ी बात है कि आप जब बाहर जाते हैं तो आपके जो इमोशंस होते हैं, भारतीय इमोशंस, हम्म, एक एक पल भी जीना मुश्किल होता है। लगता है कि भारत जल्दी वापस लौटें। और जैसे ही पिताजी की आवाज कान पे पड़ी थी, बेटा कैसे, रोज फोन करते थे, ट्रंक कॉल हम्म, करके। और हम्म। रोज मेरे आंखों से आंसू आते थे कि अरे एक एक दिन कैसे खिसक रहा है। मतलब प्रोग्राम के साथ साथ मुझे उससे ज्यादा लगता था कि अपने लोग तो भारत में हैं, तो वो एक जो होती है वो चीज बहुत परेशान करती है। हम्म। कुछ यादगार जुगलबंदी कुछ संक्षेप में जी, बताइएगा। बाद में यादगार जुगलबंदी मैंने सितार के साथ किया है। हम्म, और एक जयंती कृष्णन जी के साथ मेरी हुई थी, दक्षिण पद्धति और हमारी हिंदुस्तानी पद्धति से। जी तो जी। डॉक्टर एस बालचंद्र जी के जन्म दिवस के समय हम लोगों हाँ ने हाँ। दोनों ने साथ बजाया था। हमारे साथ जी जी। फजल कुरैशी जी ने संगत की थी तबले पे। और हम्म, उनके साथ जयंती जी के साथ मनारगुड़ी ईश्वरन जी ने मृदंगम पे हम्म, संगत किया था। बहुत ही हम्म। करीब 2 घंटे तक हम लोगों ने जुगलबंदी की थी। तो हम अच्छा लोगों ने अच्छा। जैसे एक कॉमन राग चुनते हैं, जैसे हमारा यमन है तो उनका कल्याणी है, और हाँ हमारी हाँ। हमारा भैरवी है, उनका सिंधु भैरवी है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा सेशन सवाल जवाब के साथ, और लास्ट में जब भैरवी से समापन किए तो उसमें भी मैंने और जयंती ने दोनों ने मिलके गाना भी गाया। भवानी दयानी दोनों ने मिलके गाया, प्रस्तुत भी किया था। तो बहुत ही हम्म, यादगार जुगलबंदी थी वो। और हम्म, उसके अतिरिक्त मैंने और भी लोगों के साथ जुगलबंदी की, जैसे ललिता नंदिनी जी हैं, दोनों लोग बहुत सुंदर वायलिन बजाती हैं, दक्षिणात्य हम्म, पद्धति की हैं, बहुत बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। तो कुछ कुछ हाँ किया हाँ। है, सितार के साथ भी बजाया है। हम्म। आ, इधर आप खासतौर से जो आ, अपना जो आकाशवाणी और इन सब में जो एक श्रेणी की जो एक उच्चता है, उसको भी आपने अभी जी कुछ समय पहले प्राप्त किया, बल्कि जी। 2 एक वर्ष हो गए इधर त- त- आपको। 3 साल हो गए। हाँ, 4 साल हो 3 साल गए हो बल्कि। गए, जी जी 4 साल हो जी गए। और कुछ वर्ष पहले कुमार गंधर्व जी के नाम पर स्थापित सम्मान भी आपको मिला। जी इसके अलावा और भी आपको अनेक पुरस्कार समय समय पर मिले हैं। जी। इन सब मान सम्मान और पुरस्कारों को प्राप्त करके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि, और सबसे बड़ी बात है, कुमार गंधर्व सम्मान जब मुझे वर्ष 2013 में, जो कि 2009 का था, जब मुझे हाँ मिला, तो मुझे इतनी खुशी हुई। पहले तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि इतने अच्छे से मध्य प्रदेश के लोगों ने इतने, मतलब क्या बोले, निष्पक्ष रूप से
इस चीज जब भी जजमेंट करते हैं सब, जो भी योग्य लोग होते हैं, जो भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं, उनको वो देख करके देते हैं। तो मुझे ये हमेशा से लगता है, तो बहुत ही खुशी भी हुई मुझे। और गिटार वाद्य से पाने वाली मैं पहली महिला बन गई, हाँ उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और मैं आप सबका ही आभार करती हूँ उसके लिए। और उसी तरह भी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का पुरस्कार मिला 2013 का, अभी हाँ 2020 में ही मिला है, फरवरी में हाँ मिला। हाँ हाँ, तो लगा देर इसी आए साल में। दुरुस्त तो आए। जी जी, तो उसमें हाँ काफी देर से हुआ, पर सब लोगों ने एक ही बात कही कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ, उन्होंने कई वर्षों को एक साथ पुरस्कार दिए, लेकिन यह है कि जी इतना उन्होंने ध्यान रखा कि बहुत जो जेन्युइन लोग हैं जिनको मिलना ही चाहिए तो उनको दिया। तो जी उस तरह से ये है कि कलाकार को अपनी साधना और तपस्या से जो सच्चा पुरस्कार मिलता है वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी होता है। जी। तो ये एक है। आगे आप क्या सोचती, भविष्य को में आपने क्या कुछ नया सोचा है, क्या करना चाहते हैं? एक तो मैं गिटार के शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए जुटी हुई हूँ। और जी हमारी फाउंडेशन है शंकर आर्ट्स फाउंडेशन, और वो भारत रत्न श्रीमती एम एस सुब्बलक्ष्मी जी को ही समर्पित है। उनके नाम से ही मैं फेस्टिवल भी करती हूँ। शंकरा हाँ फेस्टिवल जो मनाते हैं उनके नाम से ही है। हम्म, उन्हीं को समर्पित है ये मेरा फेस्टिवल। और बीच बीच में हम्म, उसमें कई बैठक भी आयोजित करते रहते हैं। और हाँ शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगी हूँ। मेरे पास कुछ अच्छे लोग हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं। और हाँ जैसे निर्मल सैनी, वो मेरे पास ही रहता है, गुरु शिष्य परंपरा में वो सीख रहा है। और इसके हम्म, पहले डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, वो मेरे सीनियर मोस्ट डिसाइपल हैं। वो भी मुझसे हम्म, सीखे हुए हैं और अभी सितार विषय से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। फिर आगे आने हाँ वाले लोगों में अभी राघवेंद्र कुमार हैं, शुभ्रदीप हम्म, दास हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीख रहे हैं। और एक आशीष सिंह जी हैं। तो अच्छा लगता है। वो स्पेनिश गिटार में क्लासिकल करना चाहता है, तो वो भी आकर के सीखता है। तो एक मतलब ये तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितनी ललक है आपके पास, तो आप आगे बढ़ेंगे, ये बात है। अच्छा, ये जो इस समय का वातावरण है, हम सबको घर में रहना है, हम सबको घर में रहकर ही अपने संसार को व्यापक करना है। उसी की एक डिवाइस ये भी है कि जो हम और आप बात कर पा रहे हैं इस तरह से। जी अब हमारे पास करीब 27-28 सेकंड बचे हैं, हमको विदा लेना होगा। जी। तो मैं आपका आभार मानता हूँ कि आपने समय दिया, आप आई और कुछ अच्छी बातें हुई। अगर कुछ रह गया था तो हम लोग दोबारा फिर मिल सकेंगे। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और जो जिन सबने इस संवाद को सुना, साक्षी और सभी के प्रति नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आपको भी प्रणाम देती हूँ, आपको भी आभार। और